जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नवीन कुमार। एक बार आपका पुनः हिंदी एस्पिरेंट में स्वागत है। हम लोग पॉलिटी वाली सीरीज को डिस्कस कर रहे थे और पॉलिटी वाली सीरीज में हमने पिछला वीडियो आपको प्रियम्बल पूरा कंप्लीट करके दिया। तो प्रियम्बल का 2 पार्ट हमने आपको दे दिया है, 2 पार्ट, और 2 पार्ट में हमने उसके बैकग्राउंड को जाना, उसके क्वेश्चन के फ्रेमिंग को जाना, फिर हमने जो है जाना कि भाई उसके जो टर्मिनोलॉजी है, संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल से देखा, ठीक ना। तो आई होप चाहे आपके पेंस के क्वेश्चन हो उसको भी आधार मिला हुआ है, और इसके अलावा आपका जो प्री का क्वेश्चन है वो प्री का क्वेश्चन लगभग सारा हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। तो मुझे विश्वास है कि आपको काफ़ी अच्छा वो पसंद आया होगा प्रस्तावना। तो आज एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं हम लोग, नए चैप्टर की। वो है भारतीय संविधान के स्रोत। ये क्या है भारतीय संविधान के स्रोत? तो संविधान में कुछ ऐसे बिंदु हैं, कुछ ऐसे प्रमुख प्रावधान हैं जो दूसरे देशों के संविधानों से ग्रहण किया गया है, जैसे अमेरिका से, कनाडा से, ब्रिटेन से, ठीक है ना, आयरलैंड से, सोवियत संघ से, फ्रांस से, रूस से, जर्मनी से, सब सारे देशों से ग्रहण किया गया है कुछ ना कुछ पॉइंट। तो पूछता है कि फंडामेंटल राइट किस देश से ग्रहण किया गया है या किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है, या फिर संघीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है। अच्छा, प्रस्तावना में शामिल सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है। ऐसी सारी चीज़ें जो है हमारे संविधान के स्रोत के अंतर्गत आती हैं, और कुछ देशों से हमने उनको जो है ग्रहण किया है, इसीलिए इसका नाम भारतीय संविधान के स्रोत पड़ा है, ठीक ना दोस्तों। तो आते हैं भी समझने का प्रयास करते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत में कौन कौन से देशों से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो इतने देशों से सब सारी चीज़ें ली गई हैं, तो कौन कौन से देशों से ली गई हैं पहले इसको जान लेते हैं, फिर कौन देश से क्या चीज़ें ग्रहण की गई हैं उन सब सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहां से एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है हर एक परीक्षाओं में, सो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भाई अमेरिका से हमारे संविधान में कई सारी चीज़ें ग्रहण की गई हैं, आयरलैंड से ग्रहण किया गया है, कनाडा से ग्रहण किया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, सोवियत संघ रूस से ग्रहण किया गया है, फ्रांस से ग्रहण किया गया है, दक्षिण अफ्रीका से चीज़ें ग्रहण की गई हैं, और जापान से तथा ब्रिटेन से चीज़ें ग्रहण की गई हैं। तो इतने 10 देशों से हमको दिखाई पड़ रहा है कि भैया संविधान का जो स्रोत है, महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं, महत्वपूर्ण कुछ प्रावधान है, वो अपने संविधान में दूसरे देशों, इतने देशों से या इतने देशों के संविधानों से ग्रहण किया गया है। तो सवाल है कि कौन कौन से बिंदुओं को किस किस संविधान, किस किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है उसको जानेंगे, ठीक ना। तो आते हैं भाई, एक बार आप लोग ऐसा ही ड्राफ्टिंग जरूर बनाइएगा, क्योंकि एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा आप बनाइएगा, ठीक ना। मैं तो समझाने के लिए, थोड़ा सा पीपीटी बनाने के लिए कि अच्छे से समझ में आए, इसलिए एक दो मैंने वो अलग अलग देशों के संविधान से जो भी चीज़ें ली गई हैं अलग अलग पेज में बनाया हूँ। फिलहाल आप एक ही पेज में बनाएंगे, 1 या 2 पेज में, ठीक ना भैया। तो सवाल है कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया। तो पूछता है कि भाई एकल नागरिकता कहाँ से ली गई। भैया पूछा है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, ठीक ना। अच्छा, नागरिकता का प्रावधान जब आप देखेंगे तो भारत के संविधान के भाग 2 में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में। अरे भैया 22 भाग हैं, और 22 भाग में जो 2 भाग है, भाग नंबर 2, ठीक ना, पार्ट नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें नागरिकता का प्रावधान है। तो नागरिकता जब हम पढ़ेंगे उसमें अनुच्छेद 9 जब पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि भारत में जो एकल नागरिकता का स्वरूप होगा वो एकल नागरिकता का। अच्छा, इसका मतलब कि नागरिकता का स्वरूप कुछ दूसरा भी होता है। हाँ भैया, दूसरा एक होता है दोहरी नागरिकता, और दोहरी नागरिकता आपकी जो है अमेरिका में प्रदान की जाती है। एक स्टेट की नागरिकता, प्रांत की नागरिकता, और दूसरा अमेरिकी देश की नागरिकता। तो 2 देश की, 2 जो है दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है अमेरिका में। जैसे कैलिफोर्निया प्रांत है तो एक कैलिफोर्नियाई नागरिक हो जाएगा वो, और दूसरा अमेरिकी नागरिक हो जाएगा, तो दोहरी नागरिकता। लेकिन भारत में एकल नागरिकता। अच्छा, एकल नागरिकता प्रदान करने का एक बड़ा कारण भी था, है ना, क्योंकि कहीं पे अगर एकल नागरिकता प्रदान की जाती है तो कहीं ना कहीं आपसी जो भांतरित भावना है वो बढ़ेगी। सो इसलिए कहीं ना कहीं एकल नागरिकता पर जोर दिया गया। अच्छा, संसदीय प्रणाली ग्रहण किया कहाँ से किया गया? ब्रिटेन के संविधान से। विधायी प्रक्रिया कहाँ से ग्रहण की गई? ब्रिटेन के संविधान। विधायी प्रक्रिया मतलब कि कोई भी चीज़ें अगर की जाएंगी तो एक प्रोसीजर उसका होगा, एक लीगल तरीके से जो है चीज़ें होंगी, ठीक है ना। तो इसी को हम विधायी प्रक्रिया कहते हैं। एकल नागरिकता वो तो आप जानते हैं। मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहाँ से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिमंडलीय प्रणाली। अच्छा, मंत्रिमंडलीय प्रणाली अगर मैं कहूँ कि विभागीय प्रणाली भी इसको कहते हैं, ठीक ना। तो विभागीय जो प्रणाली थी इसका जो है संविधान के जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान का संवैधानिक विकास हमने पढ़ाया था आपको। तो संवैधानिक विकास में 1861 का अधिनियम पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि भाई 1861 के अधिनियम में विभागीय प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, जिसे हम मंत्रिमंडलीय प्रणाली
या फिर पोर्टफोलियो प्रणाली भी कहते हैं। तो ऐसी मंत्रिमंडलीय प्रणाली तो 1861 में ही दिख जाती है। लेकिन जब ब्रिटेन का संविधान बन रहा था तो ब्रिटेन के संविधान के प्रावधान में निहित मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी हमारे जो है संविधान में ग्रहण कर ली गई। संसदीय विशेषाधिकार तो जायज है कि देखिए कुल मिला जुला कर जो संसद का एक स्वरूप दिखता है ना, भाई संसद ने हमारे ऊपर जो ब्रिटेन ने हमारे ऊपर अधिकार किया, ठीक है ना, हम उसका औपनिवेश रहे, तो जायज है कि कुछ ना कुछ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के संविधान से ही ग्रहण किया जाएगा, ठीक है ना। तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय मंत्रिमंडलीय प्रणाली अथवा संसदीय विशेषाधिकार, ये सब सारी चीजें कहां से ली गई भैया? ब्रिटेन से ली गई। अच्छा, एक चीज लिया गया है विधि का शासन, एक क्वेश्चन पूछा गया है रूल ऑफ लॉ, ये क्या है? जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, मूल अधिकार, तो मूल अधिकार में आप अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद 14 को, इसको हम डिटेल से पढ़ाएंगे, खैर यहां थोड़ा सा समझ लीजिए कि अनुच्छेद 14 को दो भागों में जान सकते हैं हम, एक विधि के समक्ष समता और दूसरा विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता कहता है कि भैया एक कानून होगा जिसके माध्यम से सारी आवाम संचालित होगी, किसी के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, एक ही कानून जिसके माध्यम से सारे लोग उसी के कानून के माध्यम से संचालित होंगे, किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। इसी को हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं, इसी को हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। ये ब्रिटिश एक विद्वान थे डायसी, उन्होंने अपनी पुस्तक रूल ऑफ लॉ में यही कॉन्सेप्ट दिया था, जहां से हमने जो है विधि का शासन ग्रहण किया हुआ है, ठीक ना। लेकिन एक विधि के समान संरक्षण होता है, तो सवाल है कि अगर महिलाओं को कुछ संरक्षण देना हो, कुछ आरक्षण देना हो, महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ नए नियम और कानून बनाने हों उनके विकास के लिए, तो क्या एक ही कानून ठीक है? नहीं भैया, एक ही कानून नहीं ठीक है, महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ स्पेशल कानून बनाए जाने की आवश्यकता है, जैसा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी कहा गया है, ठीक है ना। कि इसके अलावा अनुच्छेद जब आप 15.3 पढ़ेंगे तो 15.3 में कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए, बच्चों के विकास के लिए राज्य अलग से जो है कानून का निर्माण कर सकती है। तो अलग से कानून निर्माण करेगी तो मतलब कि जो है दूसरा कानून बनाएगी, दूसरी विधि बनाएगी, तो विधि के तहत कुछ ना कुछ किसी को संरक्षण दिया जा रहा है, तो इसी को कहा जा रहा है कि विधि के समान संरक्षण। मतलब कुछ लोगों को आरक्षण जो दिया जाता है वो विधि के समान संरक्षण का पार्ट होगा। जो महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से जो है नियम और कानून इनके विकास के लिए बनाए जाते हैं, ये जो है विधि के समान संरक्षण का एक पार्ट होगा, ठीक है ना। सो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो विधि के समक्ष समता एक ही कानून होगा जिसके माध्यम से सारी चीजें संचालित होती हैं, लेकिन यहां पर दोहरा हमको कानून दिखाई देता है। संरक्षण ये प्रदान किया जाता है वर्ग विशेष को, ठीक है ना। जो भी चीजें हैं जो हाशिए के अंतिम पायदान पर खड़े हुए हैं उनको विकास की धारा में लाने के लिए, ठीक ना भैया। तो इसको हमने भाई ब्रिटेन के संविधान से समझा कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीजें ग्रहण की गई। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, पेज बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है संसदीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और विधि का शासन। आई होप समझ में आ गया होगा। आते हैं भाई दूसरे संविधान। तो सवाल है कि मूल अधिकार, देखिए ना, संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए से क्या क्या चीजें ग्रहण की गई हैं। तो सबसे अच्छा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, जब आप भाग 3 पढ़ेंगे, पार्ट 3, संविधान का पार्ट 3 पढ़ेंगे, मतलब संविधान के टोटल 22 भाग और उसमें जो तीसरा आप पार्ट पढ़ेंगे, तीसरा भाग, तो उसमें मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसकी चर्चा की जाती है। और जो मूल अधिकार है, इतने समय टोटल 6 मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं। हालांकि मूल संविधान में टोटल 7 मूल अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को जो मूल अधिकार हुआ करता था उसको जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से अब एक विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया है, ठीक ना। तो संपत्ति का अधिकार कोई मूल अधिकार नहीं है, बल्कि एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बनकर रह गया है, ठीक ना भैया। तो सवाल है कि मूल अधिकार कहां से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, ठीक ना। मूल अधिकार। अच्छा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई है? तो न्यायपालिका मतलब कि न्यायपालिका देखिए हर एक मामलों में स्वतंत्र है, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है ना। कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन, ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि संसद ने कानून बना दिया, अगर मान लीजिए राज्य विधानमंडल ने, अच्छा कानून कितने प्रकार से बन सकता है, कितने लोग कानून बना सकते हैं? तो कानून कई लोग बना सकते हैं, एक संसद बना सकती है, एक राज्य विधानमंडल बना सकती है। अच्छा, 2 प्रकार से और बनता है, अध्यादेश का नाम सुने होंगे। तो अध्यादेश में अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और अध्यादेश भी 6 महीने के लिए कानून बन जाता है ना। अच्छा, राज्यों में राज्यपाल भी जारी करता है अध्यादेश, तो अनुच्छेद 213 के तहत तो वो भी जो है 6 महीने के लिए कानून बन जाता है। मतलब कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और राज्यपाल,
ये सभी लोग कानून बनाने का काम करते हैं। तो सवाल है कि कानून जो बनाया गया है ना, ये संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं, संविधान के संगत है कि नहीं, क्या मूल अधिकारों के संगत है कि नहीं, अथवा संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अनुरूप है कि नहीं जो कानून बनाया गया है। तो न्यायपालिका इसी की जांच करती है, इसी को न्यायिक पुनरावलोकन करते हैं कहते हैं, ठीक है ना। जब आप आर्टिकल 13 पढ़ेंगे, आर्टिकल 13, ठीक है ना, तो आर्टिकल 13 में न्यायिक पुनरावलोकन का जो है हमको कॉन्सेप्ट दिखेगा। हालांकि इसमें पृथक्करण का सिद्धांत, अधिकरण का सिद्धांत, ये सब सारी चीजें हैं। तो फंडामेंटल राइट जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो पहला मूल अधिकार लिया गया, दूसरा न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, तीसरा न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, ठीक है ना। इसको न्यायिक समीक्षा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, तीसरा क्या है कि उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है ना भैया, कहां से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया। फिर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने का जो प्रावधान है, ये कहां से लिया गया, अमेरिका यूएसए से लिया गया। कहा जाता है कि कदाचार और अक्षमता के आधार पर इनको जो है हटाया जाता है। किनको, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, ठीक ना। तो कहां से लिया गया ये प्रावधान, अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसको राष्ट्रपति जब हम पढ़ेंगे तो एक्चुअली राष्ट्रपति के महाभियोग से दो अनुच्छेद कोरिलेट करते हैं, एक अनुच्छेद 56 और एक अनुच्छेद 61, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 56 को हम पढ़ेंगे कि किस कारण ये जो है महाभियोग में चर्चा में रहता है, और अनुच्छेद 61, एक्चुअली अनुच्छेद 56 जो है, अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया है और किन कारणों से महाभियोग लाया जाएगा वो जो है अनुच्छेद 56 में है, ठीक ना। मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा कि भाई यूएसए से क्या क्या सारी चीज़ें ग्रहण की गई हैं। इसको आप जो है 60 नोट्स बना डालिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आते हैं नेक्स्ट, समझते हैं कि दूसरा प्रावधान या दूसरे जो है प्रावधान किस देश या किस संविधान से ग्रहण किए गए हैं, ठीक ना भैया। आते हैं भाई आयरलैंड। तो राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के लिए तो संसद के दो सदन, मतलब पार्लियामेंट संसद के दो सदन, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, ठीक ना। तो राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या 250 सदस्यों की संख्या इतने मैक्सिमम है। तो इनके सदस्यों का जो नामांकन होता है, उस नामांकन का जो प्रावधान है आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, ठीक है ना भैया, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये जो है राष्ट्रपति का देखिए निर्वाचन मंडल एक होता है, एक निर्वाचन पद्धति होता है, ठीक ना। जब आप अनुच्छेद 54 पढ़ेंगे तो निर्वाचन मंडल आपको दिखेगा, जब आप अनुच्छेद 55 पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया या पद्धति दिखेगी, ठीक है ना। एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान अथवा जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से इनका जो है चुनाव होता है, ठीक है ना। खैर, ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जब आप डीपीएसपी पढ़ेंगे, संविधान का भाग 4, ठीक है ना, अनुच्छेद 36 से 51 तक, ये डीपीएसपी है, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यों को यह निर्देश दिया जाता है कि भैया जब आप कानून बनाइए ना, तो जनता के जन कल्याण को ध्यान में या केंद्र बिंदु को ध्यान में रखकर कानून बनाइए, ठीक है ना। तो जनता के जन कल्याण को केंद्र बिंदु में रखकर जो है कानून का निर्माण करिए, ताकि अधिक से अधिक समावेशी विकास या फिर जो है कुल मिलाजुला कर कहें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उसको भी प्राप्त किया जा सके। ऐसा कुछ जो है आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में प्रावधान किया गया, ठीक ना। खैर, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो ये जानना है ना कि कहाँ से क्या चीज़ें ली गई हैं, ठीक ना। तो खैर, इसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। कनाडा से क्या लिया गया है, संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन, अच्छा, जब हम बता रहे थे आपको संविधान की विशेषताएं, तो उसमें संघीय शासन व्यवस्था को हमने डिटेल से डिस्कस किया। हमने बताया कि भाई कई स्तरों की सरकार होती है, एक केंद्र स्तर की सरकार, एक राज्य स्तर की सरकार, एक पंचायती स्तर की सरकार होती है। तो जो सरकारों का जो ये स्तर होता है, इसी को हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। अब इनको जो है कार्य करने के लिए इनको विषयों का बंटवारा किया जाता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है ना। तो खैर, राज्य निर्धारित करता है कि पंचायती राज विषयों का क्या अपना जो है विषय होगा, ठीक है ना। सो उस पर वो कानून बनाने का काम करते हैं। तो विषयों का बंटवारा, कई स्तरों की सरकारें, ऐसा कुछ प्रावधान संघीय शासन व्यवस्था में हमको दिखाई देता है। कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होंगी या केंद्र के पास निहित होंगी। अच्छा, एक चीज आप बताइए जरा कि 1935 का संविधान अधिनियम आपने पढ़ा था, भारत शासन अधिनियम 1935, और भारत शासन अधिनियम 1935 में कहा गया कि भाई विषयों का बंटवारा होगा, और विषयों के बंटवारे में हमने कहा कि एक संघ सूची का विषय, एक राज्य सूची का विषय और एक समवर्ती सूची का विषय होगा। संघ सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून, और समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन सवाल है कि कोई ऐसा विषय मिल जाए जो ना तो संघ सूची में है, ना तो राज्य सूची, ना तो समवर्ती सूची, इसी विषय को हम अवशिष्ट विषय कहते हैं। तो सवाल है कि अवशिष्ट विषय पर
शक्ति किसको होगी कानून बनाने की? वो केंद्र को होगी, ठीक ना। लेकिन 1935 के संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में ये अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का जो अधिकार था वो वायसराय का था। आई होप कंफर्म हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलते हैं भाई कनाडा का संविधान। और क्या लिया गया है कनाडा के संविधान में? जो केंद्र के द्वारा जो है राज्यपालों की जो नियुक्तियां की जाती हैं, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का देखिए पारदर्शी न्याय निर्णयन होगा, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, न्यायिक अवमानना नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये सब सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? आपका कनाडा के संविधान से। आते हैं भी फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ग्रहण की गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये समवर्ती सूची क्या है? तो समवर्ती सूची एक देखिए, समवर्ती सूची अभी आपको नहीं पढ़ा कि एक केंद्र संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है। तो समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाते हैं, केंद्र और राज्य। तो सवाल है कि समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान। एक क्वेश्चन पूछा गया है, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक ना। वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, भैया जो व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता है, ठीक है ना, वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया का संविधान। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, देखिए बहुमत क्या होता ना कि कोई भी प्रस्ताव 3 प्रक्रिया से पास किया जाता है, एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, एक विशेष प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। तो एक साधारण जो बहुमत होता है, साधारण अगर कोई प्रस्ताव होता है, अगर संसद में नहीं पास हो पाया तो उसके लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, ठीक ना। और उस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा स्पीकर करता है, ठीक ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है, तो अनुच्छेद 108 के तहत। लेकिन स्पीकर बैठक की अध्यक्षता किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 118(3) के तहत। 118(3) के तहत। ये आपको जानना थोड़ा सा है कि भाई संयुक्त बैठक का प्रावधान, व्यापार एवं वाणिज्य, समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जर्मनी के संविधान से क्या ग्रहण किया गया? तो जर्मनी के संविधान से देखिए आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। तो हम मूल अधिकारों के स्थगन को पढ़ाएंगे, आपातकाल आपको पढ़ाएंगे। आपातकाल एक जो है आपका संवैधानिक आपातकाल, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक वित्तीय आपातकाल। एक अनुच्छेद आपको 356 पढ़ाएंगे, 352 और 360, ठीक ना। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में संवैधानिक आपातकाल है और वित्तीय आपातकाल 360 में है। तो सवाल है कि क्या मूल अधिकार बने रहेंगे या कुछ जो है स्थगित कर भी दिए जाएंगे? नहीं भैया, कुछ स्थगित भी कर दिए जाते हैं। ये सब सारी चीज़ें प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटी, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, ठीक है ना। तो फंडामेंटल ड्यूटी से देखिए 11 इतने समय मूल कर्तव्य हैं। संविधान के जो है भाग 4 में इसका प्रावधान किया गया है। जो लेटेस्ट था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से कहा गया कि भैया 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध